नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम श्रवण घर की खरी खरी में आपका स्वागत है। हमारा यह कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और साथ ही साथ उनकी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों तिनमिला के रह जाते हैं। आज भी दरअसल हम बातचीत करेंगे मौजूदा राजनीतिक माहौल के एक ऐसे मुद्दे को जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार है वो इस वक्त बनी तो है लेकिन लड़खड़ाते हुए। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी को जितने दावे थे उसके हिसाब से अगर सीटें मिल जाती तो शायद भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े के करीब होती और उसे अपने जो गठबंधन के साथी हैं उनकी मदद की जरूरत न पड़ती, और जिसकी वजह से यह कहा जा रहा है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है उसमें कमी आई है। हम बात करें उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में जिस एक शख्स पर यह जिम्मेदारी थी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें जुटाए, उनका नाम था योगी आदित्यनाथ। तो अब सवाल यह उठता है कि योगी आदित्यनाथ क्या डिलीवर करने में नाकामयाब रहे या फिर उनकी इच्छा के हिसाब से काम नहीं हुआ, और कहीं ना कहीं जो राजनीति के अंदर एक दूसरे को निपटाने की बात की जाती है उसका नतीजा उत्तर प्रदेश में हुआ। अगर ऐसा है तो आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ की अगर कोई जिम्मेदारी है तो क्या उसका निर्वहन करेंगे, क्या उस जिम्मेदारी को लेंगे, और अगर नहीं तो फिर आगे की उनकी राजनीति कैसे चलेगी। इन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं। श्रवण जी, आपका क्या कहना है इस पूरे मसले के ऊपर? देखिए, आपने कहा कि यूपी में सीटें मिल जाती तो मोदी जी को चंद्रा बाबू की जरूरत नहीं पड़ती जी। मेरा कहना है कि यूपी में इतनी सीटें मिल गई हैं, उसके बावजूद चंद्रा बाबू की जरूरत क्यों पड़ी और यूपी में क्या होने वाला था, मैं वो बताना चाहता हूँ। यूपी में जो भारतीय जनता पार्टी की जो तबाही हुई है उसको लेकर मंथन चल रहा है कि क्यों हुआ है। और उसमें कई चीजों में एक चीज ये भी है जो जानना चाहते हैं कि क्या कोई अंदरूनी षड्यंत्र था, और उस षड्यंत्र के केंद्र में रखा जा रहा है योगी आदित्यनाथ को कि क्या उनकी कोई भूमिका है, उन्होंने रुचि नहीं ली, काम नहीं किया, क्या हुआ, उनके लोगों ने काम नहीं किया, राजपूतों ने वोट नहीं दिया, क्षत्रियों ने वोट नहीं दिया, नाराजगी थी, कई चीजें चल रही हैं। मैं जिस पॉइंट को यहां रखना चाहता हूं वो ये है कि मोदी ने हार के कारणों को बहुत पहले 2019 के पहले समझ लिया था कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो उतार पर है और योगी भांप नहीं पाए। ये जो पूरा मामला है ये षड्यंत्र जो है जनता का है, बीजेपी के खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र है तो इसमें बीजेपी का कोई षड्यंत्र नहीं है। और दूसरा जो पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि जो सरकार बन रही है एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में, वो चंद्रा बाबू के कारण नहीं बन रही जैसा आपने कहा है जी, वो बहन मायावती के कारण बन रही है। और वो बहन मायावती को उन्होंने कोई क्रेडिट नहीं दिए जो कि उनको देना चाहिए। अब इसमें एक पॉइंट ये बड़ा हो गया है आशुतोष जी कि मोदी जी तो अब एनडीए के हो गए हैं, और अब मतलब मान लें कि वो एनडीए में चले गए हैं और बीजेपी छोड़ दिए उन्होंने, पर योगी के पास जाने के लिए कोई एनडीए नहीं है। देखिए, इसमें जो पूरा मुद्दा है जिस पर मैं बात करना चाहता हूं वो ये कि जो 2024 की वर्डिक्ट है यूपी की, वो और महाराष्ट्र की जो वर्डिक्ट है वो इंडिकेशन है कि जो हिंदुत्व है या हिंदुत्व की जो फोर्सेस हैं या हिंदुत्व का जो नेतृत्व है या हिंदुत्व की जो बुनियाद है वो पूरी हिल चुकी है।
अब इसमें जो ऑप्शन है, जो आपने भी बताया है और चर्चा में भी है कि योगी को क्या करना चाहिए, वो ये एक उसमें मुद्दा ये है कि अगर यूपी में बीजेपी को बचाना है, क्योंकि हिंदुत्व का मुद्दा पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है और बीजेपी को अगर बचाना है यूपी में, तो योगी को छोड़ देना चाहिए अपनी कुर्सी। ये एक मोटे तौर पर है। और योगी छोड़ेंगे कि नहीं, वो छोड़ना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि जो कायदा योगी के लिए लागू होता है वो मोदी के लिए भी होता है कि मोदी को क्यों नहीं छोड़ना चाहिए बीजेपी की पराजय के बाद, और योगी को क्यों छोड़ना चाहिए यूपी में भाजपा की पराजय के बाद। योगी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जो उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनकी जो नाराजगी है मोदी और शाह के प्रति, जो चर्चाओं में रही है आमतौर से, और गोरखनाथ मठ के महंत के नाते या सन्यासी के नाते उनको जो अपमान झेलना पड़ा था 2021 में, अगर आपको याद हो, नवंबर 2021 में उनको मोदी के कन्वाय के पीछे पैदल चलना पड़ा था। और वो एक ऐसी घटना थी जो किसी भी स्वाभिमानी सन्यासी के लिए एक जीवन भर का संताप हो सकती थी। जी, हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा आशुतोष जी। हम शायद 2024 को हमको रेट्रोस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। वो रेट्रोस्पेक्ट ये है कि 2019 के चुनाव में अगर हम देखें कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें 9 सीटें कम हो गई थी जी, उत्तर प्रदेश में। वो 71 से 62 पर आ गई थी। हालांकि वोट शेयर बढ़ गया था पर सीटें बहुत कम आ गई थी। और उसमें जो सबसे बड़ा फायदा हुआ था उस समय, वो मायावती को हुआ था। उनकी 2014 में 0 सीटें थी, वो 10 पहुंच गई थी। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 5 सीटें प्राप्त की थी, जो कि 2014 में भी 5 मिली थी। और कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान हुआ था जो कि महत्वपूर्ण था, जो अमेठी की सीट थी। और दोनों का जी। वोट शेयर भी कम हो गया था, मतलब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वोट शेयर भी कम हो गया था। 2019 में मोदी ने तो महसूस कर लिया था लगभग थोड़ा बहुत, योगी महसूस नहीं कर पाए कि जो हिंदुत्व का मामला है वो उत्तर प्रदेश में कमजोर हो रहा है। मोदी ने भी उतनी तीव्रता से महसूस नहीं किया। हालांकि वो 2019 में समझ गए थे कि चलेगा नहीं मामला, और बालाकोट नहीं होता तो बहुत सारी दिक्कतें मोदी जी के साथ भी होती, क्योंकि 2018 के जो विधानसभा के नतीजे थे वो पूरे बीजेपी के खिलाफ गए थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान वगैरह के। 2021 में यूपी के पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी को ज्यादा सीटें मिली थी, 760 वार्ड मिले थे, और बीजेपी को 720 मिले थे, और बीएसपी को 381 मिले थे। उसके बाद भी कुछ लेसन नहीं लिया गया कि ये जो पूरा मामला है ये अब गिरने का शुरू हो गया, जो लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ है सीटों के गिरने से। जी। और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की 57 सीटें कम हो गई थी और समाजवादी पार्टी की 64 सीटें बढ़ गई थी, और 10% से ज्यादा का वोट शेयर जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में बढ़ गया था। 2022 का बता रहा हूं। जी 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 जी। और इसमें यह देखिए कि बीएसपी ने चुनाव लड़ा, पर वो भाजपा की मदद के लिए लड़ा था। उसके बावजूद उसमें लगभग 13% वोट शेयर था बीएसपी का, पर उसको सीट एक भी नहीं मिली थी। जी।
हम किस पॉइंट पर आना चाहते हैं, मैं उस पर आना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी को इस चुनाव में बीजेपी से ज्यादा सीटें मिली हैं। मतलब 37 सीटें मिली है, जो कि 32 ज्यादा है, और बीजेपी को 33 सीटें मिली है, जो कि 29 कम है। जी। और कांग्रेस को 6 सीटें मिली है, जो कि 5 ज्यादा हैं, और आरएलडी को 2 सीटें मिली है, जो कि पूरी की पूरी नई है। हम इसको मान रहे हैं 2024 में कुछ चमत्कार हुआ है। हम इसको 2019 के से इसको ट्रेस नहीं कर रहे हैं कि ये हिंदुत्व का पूरा मामला 2019 से यूपी में पंक्चर होना शुरू हो गया था। और ये जो 2024 में हुआ है, इसमें आप देखें कि बीजेपी और बीएसपी के वोट शेयर या वोट जो है वो पूरा का पूरा ट्रांसफर हुआ है समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस को। अब देखिए क्या ट्रांसफर हुआ है। बीजेपी का वोट शेयर जो है, बीजेपी का जो वोट शेयर है 2019 में, वो 49% था, 50% था जी। और 2024 में 41% हो गया। 9% का ड्रॉप हुआ, करीबन 8 8.5 9% का ड्रॉप हुआ। और समाजवादी पार्टी का जो वोट शेयर 18% था 2019 में, वो बढ़ के 33% हो गया। और बीएसपी का जो वोट शेयर है जी। उसमें 9% की कमी आई है। उसमें बीएसपी के वोट शेयर में 10% की कमी आई है। पूरा मामला ये है कि समाजवादी बीजेपी का 8% जो कम हुआ और बीएसपी का जो 10% कम हुआ, 18% जो कम हुआ, 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 15% उसमें से मिल गया और कांग्रेस को 3% उसमें से मिल गया। ये 18% का पूरा गणित है। जी। ये पूरा का पूरा जो वोट शेयर का ट्रांसफर है बीजेपी से और बीएसपी से, वो इंटरेस्टिंग है। मैंने शुरू में एक बात कही थी कि जो एनडीए की सरकार है वो चंद्राबाबू नायडू की 16 सीटों के कारण नहीं बनी है, वो बहन मायावती के कारण बनी है। अकबरपुर, अलीगढ़, अमरोहा, बांसगांव, भदोई, बिजनौर, देवरिया, डुमरियागंज, फरुखाबाद, फतेहपुर सीकरी, हरदोई, मिर्जापुर, मिश्रिख, फूलपुर, शाहजहांपुर और उन्नाव, ये 16 सीटें हैं। और यहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की जो हार का प्रतिशत है या वोट है, वो बीएसपी को मिले वोटों से कहीं कम है। मतलब बीएसपी को बहुत ज्यादा वोट मिले हैं इन इलाकों में, हालांकि बीजेपी जीती है। तो ये मुद्दा ये है कि बीएसपी के कारण समाजवादी पार्टी को 11 सीटें हारना पड़ी और कांग्रेस को 4 सीटें हारना पड़ी। अब ये 16 सीटें, अगर मायावती का वोट ट्रांसफर जो नहीं हुआ इन 16 सीटों पर, और वेस्टर्न यूपी में हुआ, काफी हुआ जी। ये आप सोचिए कि ये 16 सीटें अगर और कम हो जाती उत्तर प्रदेश में, मायावती ने तो सभी जगह खड़े किए थे, तो आप क्या मानते हैं कि बीजेपी की क्या हालत होती उत्तर प्रदेश में अगर आप ये 16 सीटें भी जोड़ लें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खातों में? जितने ओपिनियन पोल आए चुनाव के पहले, जितने आपने भी कई दिखाए, एडिना का भी दिखाया आपने, सीडीएस का भी दिखाया, लोकनीति का, सीडीएस का दिखाया, सबने कहा कि हिंदुत्व, राम मंदिर, मोदी की छवि काम नहीं करने वाली है इस चुनाव में।
ये जो पूरा उत्तर प्रदेश का कबाड़ा है, ये किसी षड्यंत्र का परिणाम नहीं है और ये अब थमेगा नहीं। ये पूरा का पूरा विधानसभा के चुनाव में जाएगा और इस चुनाव में जो हुआ, बहन मायावती की पार्टी का जो सफाया हुआ और बीजेपी का हुआ, आप पाएंगे कि अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूरी तरह उत्तर प्रदेश से साफ हो जाएगी। मुद्दा यह है कि हार का ठीकरा योगी पर फूटता है कि नहीं, और योगी क्या करते हैं, वो चुनौती देते हैं कि चले जाते हैं, छोड़ देते हैं। बीजेपी का कभी यूपी गढ़ रहा भी नहीं है, वो कांग्रेस का गढ़ रहा है, समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। तो ये जो यूपी को लेकर इतना जो विलाप चल रहा है कोप भवन में मोदी जी के, वो उसका कोई औचित्य नहीं है। ये पतन होना है और ये आगे चल के जो भुगता है इन्होंने, बीजेपी ने यूपी में, वो एनडीए भुगतने वाली है। मतलब ये कोई टेम्पररी क्षति नहीं है, वो बड़ी वाली क्षति है और उसका पूरा योगदान जो है, आपने देखा कि मंदिर का मुद्दा चल नहीं पाया, राम मंदिर चल नहीं पाया, योगी चल नहीं पाए, कहीं नहीं चल पाए। तो इसमें कोई बलि के बकरे ढूंढने की जरूरत नहीं है यूपी के चुनाव में कि क्या कारण हुआ। बहुत साफ है कि आने वाला जमाना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का है उत्तर प्रदेश में। जी, थैंक यू सर, थैंक यू।